हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बीपीएससी की मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर वन में 1857 की क्रांति 1857 की क्रांति को देखने वाले हैं। पिछले वीडियोज़ को अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उन वीडियोज़ को भी जरूर देख सकते हैं, जिनमें मैंने बहुत सारी बातें बताई हैं। टॉपिक्स को डिस्कस करने के अलावा भी बहुत सारी बातें बताई है। जैसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आप उस क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे कैसे, जो भी कंटेंट्स आपके पास उपलब्ध है उनको यूज करते हुए आप उस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम कैसे करेंगे, भूमिका कैसे तैयार करेंगे, फिर बॉडी पार्ट है, फिर कंक्लूड कैसे करेंगे, निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, बहुत सारी बातें मैंने बताई, काफ़ी कुछ आइडिया दिया है। हालांकि जब मैं मॉडल आंसर प्रोवाइड करूंगा तो फिर से इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिछले वीडियोज को जरूर देख सकते हैं। खैर चलिए, बिना किसी तरीके इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की बात कीजिए, देखिए 1857 की क्रांति से संबंधित जितनी भी बातें हो सकती हैं उन सबको मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। इतनी बातें अगर आप ध्यान रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बीपीएससी की मुख्य परीक्षा में तो आप आसानी से आंसर को लिख लेंगे। हाँ, क्वेश्चन की जो डिमांड होगी, मांग होगी, उसके अकॉर्डिंग आप मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा। जो भी डिमांड होगी, मांग होगी, उसके अकॉर्डिंग इनमें से चीज़ों को उठा लीजिएगा और लिख दीजिएगा आंसर में। चलिए, 1857 की क्रांति की बात की जाए तो देखिए, ये जो ऊपर ये पॉइंट्स कुछ लिखे गए हैं ना, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एक सामान्य से भूमिका की बात की जाए, जनरल से इंट्रोडक्शन की बात की जाए, तो ये जो पॉइंट्स है ना, इनको आप यूज कर सकते हैं। हालांकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन की जो डिमांड होती है, क्वेश्चन की जो मांग होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को फ्रेम करना होता है, भूमिका तैयार करनी होती है, फिर बॉडी, फिर कंक्लूड करना होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी इनमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको आप 1857 की क्रांति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो उसमें यूज कर सकते हैं इन पॉइंट्स को। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, जनरल पॉइंट, जिनको आप यूज कर सकते हैं। कुछ भी ना समझ में आए, अगर कैसे लिखना है भूमिका, तो इन पॉइंट्स को आप यूज कर लीजिए। समझ में आता भी है तब भी इसमें से कुछ एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, उनको आप हमेशा ध्यान रखेंगे। चलिए, एक एक करके सारे पॉइंट्स की बात करते हैं। जैसे ये हो गया कि यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ संगठित प्रतिरोध की क्या पहली अभिव्यक्ति थी। संगठित प्रतिरोध की पहली अभिव्यक्ति कहने का मतलब ये हुआ कि इससे पहले जो विद्रोह हो रहे थे, जो भी जनजातीय आंदोलन हो रहे थे, उनका जो स्वरूप था वो क्षत्रिय स्वरूप था। जिधर की तरफ वो आंदोलन होता था उधर ही सिमट कर रह जाता था। लेकिन 1857 का विद्रोह जो था ना, इसका जो स्वरूप रहा, कंपैरेटिवली देखा जाए पिछले जो विद्रोह हो रहे थे उनकी तुलना में देखा जाए तो ये विद्रोह व्यापक था। हालांकि इसका भी प्रभाव दक्षिण भारत और पंजाब के मैक्सिमम पार्ट में नहीं पड़ता है इसका प्रभाव, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली देखा जाए पिछले विद्रोह से तो इसका जो स्वरूप था वो व्यापक स्वरूप था। खैर चलिए, ये सारी बातें भी हम आगे करते रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर ली जाए तो इससे ब्रिटिश शासन की जड़ें तक हिल गई थी इस विद्रोह से, ठीक है। तो ये बात आप देख सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं आप। फिर ये सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू होता है, लेकिन बाद में इसमें जनता की भागीदारी भी शामिल हो जाती है, जनता भी इसमें शामिल हो जाती है। हम जब स्वरूप देखेंगे ना इस विद्रोह का स्वरूप, तो उसमें भी हम इन बातों को देख लेंगे, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। फिर ये ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों के विरुद्ध पिछले 100 वर्षों कहने का मतलब ये हुआ 1757 में प्लासी का जब युद्ध होता है, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी उनका आधिपत्य, अर्थात अंग्रेजों का आधिपत्य शुरू हो जाता है भारत पर, ठीक है। उस 1757 से 1857 में विद्रोह होता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग कि पिछले 100 वर्षों में जो लोगों के अंदर गुस्सा उत्पन्न हुआ था, जो गुस्सा जमा हुआ था, उसका परिणाम बोला जा सकता है ये 1857 का विद्रोह, ठीक। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि पिछले 100 वर्षों से संचित रोष का परिणाम था ये 1857 का विद्रोह। हाँ, तात्कालिक कारण कुछ और था, वो हम देखेंगे, बट पिछले 100 वर्षों का परिणाम था, ऐसा समझा जा सकता है। हम देखेंगे आगे कारण। फिर यहाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख सकते हैं, एक ये लाइन ध्यान रख सकते हैं, फिर ये लाइन ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का पहला युद्ध, ये किसका स्टेटमेंट है, ये कोट कर सकते हैं आप, विनायक दामोदर सावरकर का स्टेटमेंट है ये, ठीक। तो कोट कर सकते हैं आप। और इन्होंने पुस्तक लिखी थी 1857 की क्रांति पर। इस पुस्तक का नाम क्या था, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए, एक एक करके हम कारण की बात करते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। 1857 के विद्रोह के कारण की बात की जाए तो बहुत सारे कारण थे, राजनीतिक कारण भी थे, सामाजिक कारण भी थे, धार्मिक और सांस्कृतिक कारण, आर्थिक कारण, ठीक है, सैनिक कारण, तात्कालिक कारण भी हम देखेंगे। राजनीतिक कारण की बात की जाए तो देखिए, राजनीतिक कारण लिखेंगे तो इसका एग्जाम्पल भी लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल में एक दो एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने लिखे हैं। हालांकि टाइम हो और क्वेश्चन में मुख्य रूप से कारण पर ही फोकस हो तो आप सारी बातों को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक दो एग्जाम्पल देंगे तो उसे क्लियर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, जो भी आप लिख रहे हैं उससे रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल दे देंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाती हैं।
तो राजनीतिक कारण में जैसे वेलेजली की जो सहायक संधि आई थी, जिसके तहत भारतीय जो राज्य थे उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है, उनकी संप्रभुता समाप्त हो जाती है, तो एक ये कारण हो जाता है। ठीक, डलहौजी का जो व्यापकत्व सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, तो डलहौजी का व्यापकत्व सिद्धांत है जिसके तहत झांसी को, सतारा को, जैतपुर, संबलपुर, नागपुर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है, और इसी के तहत कुशासन के आरोप में अवध को भी शामिल कर लिया जाता है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप इसमें लिख सकते हैं राजनीतिक कारण में। फिर सामाजिक कारण की बात की जाए, सामाजिक कारण में आप आसानी से समझ सकते हैं इन बातों को कि जो ब्रिटिश सभ्यता की पश्चिमी सभ्यता भारत में फैल रही थी, तेजी से फैल रही पश्चिमी सभ्यता से एक बड़ा वर्ग जो भारत में एक बड़ा वर्ग क्या था, इससे परेशान था, चिंतित था। ठीक, तो एक ये बात हो सकती है। फिर समाज सुधार का प्रयास किया जाता है, इनके द्वारा समाज सुधार का प्रयास किया जाता है। समाज सुधार में जैसे विधवा पुनर्विवाह का कानून लाया जाता है, शिशुवध प्रतिषेध पर कानून लाया जाता है, सती प्रथा और ठगी प्रथा पर रोक लगाने वाले अधिनियम लाए जाते हैं। ठीक है, बाल विवाह निषेध अधिनियम, ठीक, ये सारे सुधार के प्रयास किए जाते हैं। तो ये माना जा सकता है कि ये सुधार सही है। हम यहाँ सही गलत नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ कारण देख रहे हैं। मैक्सिमम कारण की बात की जाए तो हमारे लिए तो नेगेटिव ही है, मैक्सिमम कारण तो नकारात्मक ही है, लेकिन हम कारण की बात कर रहे हैं, नकारात्मक और सकारात्मक की बात नहीं कर रहे हैं। समाज सुधार की बात की जाए तो देखा जाए तो ये तो सकारात्मक पहल ही है, लेकिन हम यहाँ कारण की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो समाज सुधार का जो प्रयास किया जाता है ना, तो यहाँ के जो लोग होते हैं उनके द्वारा ये समझा जाता है कि हमारी जो संस्कृति, हमारा जो समाज है, इसमें अनावश्यक हस्तक्षेप है ये इनके द्वारा, ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक, तो ये आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। फिर धार्मिक और सांस्कृतिक कारण की बात की जाए तो इसमें भारतीय धर्म और संस्कृति की आलोचना की जाती है इनके द्वारा। जो 1813 का जो चार्टर एक्ट आता है, इसमें ये परमिशन दे दी जाती है ईसाई मिशनरियों को कि यहाँ पर आकर धर्म का प्रचार कर सकते हैं। इसके बाद ये ईसाई मिशनरी यहाँ आते धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, और भारतीय धर्म और संस्कृति की आलोचना भी की जाती है। तो ये सारे कारण थे जिनसे लोगों में रोष उत्पन्न होता है, असंतोष उत्पन्न होता है। ठीक है, आर्थिक कारण की बात कर ली जाए तो इसमें किसानों पर कर का बोझ जो है वो बढ़ जाता है। निश्चित रूप से किसानों पर कर का बोझ बढ़ गया था। इसमें आप ये देख सकते हैं कि बहुत सारी व्यवस्थाएं आती हैं, लिख सकते हैं कि स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है, ये सब है। फिर भारतीय जो हस्तशिल्प थे ना, जो हाथ से चीज़ें बनाई जाती थी, हस्तशिल्प व ग्राम उद्योग का पतन कर दिया जाता है। कैसे पतन कर दिया जाता है? क्योंकि जो भी कानून आते थे, जो भी उनकी नीतियाँ आती थी ना, वो ब्रिटिश व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के पक्ष में होती थी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय हस्तशिल्प और ग्राम उद्योग का पतन कर दिया गया, ब्रिटिश व्यापारियों और उद्योगपतियों के पक्ष में नीतियाँ लाई जाती थी। ठीक, ये आर्थिक कारण में ये लिख सकते हैं, इससे असंतोष उत्पन्न होता है। फिर सैनिक कारण की बात की जाए तो इसमें सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। निश्चित रूप से सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था। भेदभाव कहने का मतलब वो ऊंचे पद पर नहीं जा सकते थे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि भारतीय सैनिक सूबेदार के पद से ऊपर नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो ये जगह हो तो आप लिख सकते हैं, ना तो इतना लिखेंगे तो काम चल जाएगा, जगह हो टाइम हो तो लिख सकते हैं ज़्यादा चीज़ें। बाकी उसके बाद देखा जाए तो यूरोपीय तथा भारतीय सैनिकों के वेतन में भी असमानता थी, उनको जो वेतन मिलते थे उसमें भी असमानता थी। फिर एक इससे भी असंतोष उत्पन्न होता है। समुद्री यात्रा संबंधी जो कानून लाया जाता है, इसके द्वारा अनिवार्य कर दिया जाता है कि ब्रिटिश उपनिवेश जो है ना, जहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, वहाँ पर मतलब भारत के अलावा वहाँ पर भारतीय सैनिकों को जाकर अपनी सेवाएं देनी पड़ेंगी। ठीक है, तो होता ये था कि भारतीय धर्म में उस समय इसको अशुभ माना जाता था। समुद्र को पार करके जाना अशुभ माना जाता था, जिसकी वजह से धर्म में ये मान्यता थी, अशुभ माना जाता था, जिसकी वजह से असंतोष उत्पन्न होता है सैनिकों में। तो ये खाली एक नाम लिख देंगे, समुद्री यात्रा संबंधी कानून, तो काम चल जाएगा। तात्कालिक कारण की बात कर ली जाए तो ये देख सकते हैं ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। ब्राउन बेस की जगह पर एनफील्ड राइफल, इससे ये कारण नहीं हुआ, इस एनफील्ड राइफल में ये चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया जाता था। ध्यान दीजिएगा, दोनों को एक साथ मिलाकर पढ़िए। चर्बीदार कारतूस का प्रयोग किया जाता था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जाती थी। गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था चर्बीदार कारतूस में, चिकनाहट प्रदान करने के लिए, और उसको मुंह से भी खोलना पड़ता था। मुंह से खोलने की वजह से जो सैनिक थे, हिंदू और मुस्लिम दोनों में रोष उत्पन्न हुआ, असंतोष उत्पन्न होता है। ठीक है, जिसके बाद मंगल पांडे के द्वारा अंग्रेज अधिकारी की हत्या भी की जाती है। ठीक, अंग्रेज अधिकारी की हत्या करने के बाद से उसी क्रम में देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, विद्रोह की पृष्ठभूमि 1857 में तैयार हुई। मार्च 1857 में तैयार होती है, जब सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में, वही हत्या कर दी थी मंगल पांडे ने, तो जिसके बाद उनको बैरकपुर में फांसी दे दी जाती है। ठीक है, उसके बाद 10 मई 1857 को मेरठ में सिपाही विद्रोह प्रारंभ होता है। कहाँ से प्रारंभ होता है? 1857 में कहाँ से प्रारंभ होता है? 10 मई 1857 में मेरठ से प्रारंभ होता है। तो अगर बिहार के संदर्भ में भी, चूंकि बीपीएससी से संबंधित चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो बिहार के जब क्वेश्चन पूछा जाएगा
तो ज़्यादा चांस है कि बिहार के संदर्भ में पूछा जाएगा। तो जब बिहार में स्वरूप क्या रहा, 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या रहा, तो स्वरूप जब आप लिखेंगे ना तो इन दो बातों को आप यूज कर सकते हैं। ये जो कि राष्ट्रीय स्तर पर कब शुरू होता है, कहाँ से, उसके बाद बिहार में आप आ सकते हैं। चलिए, बिहार में विद्रोह की बात की जाए तो 1857 की क्रांति की बात की जाए तो देखिए ये 12 जून, वैसे तो राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो 10 जून 10 मई, ठीक है ना, 10 मई था ना, 10 मई 1857 को शुरू होता है। और यहाँ पर देखिए जून, 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी, देवघर झारखंड में अभी, तो देवघर के रोहिणी ग्राम से इसकी शुरुआत होती है। वहाँ पर होता क्या है कि वहाँ पर तैनात 2 ब्रिटिश अधिकारी नॉर्मन लेस्ली व सर्जन डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद होता यह है कि विद्रोह को दबाने के लिए विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा सख्ती से कुचल दिया जाता है और 3 विद्रोही सैनिकों को फांसी दे दी जाती है। ये सारी बातें हैं, आप दिखा सकते हैं। पटना में बात की जाए तो पटना में पीर अली जो पुस्तक विक्रेता थे, तो पीर अली के द्वारा विद्रोह का शुभारंभ किया जाता है यहाँ पर, ठीक है। नेतृत्व किया जाता है पटना में, किसके द्वारा नेतृत्व किया जाता है, पीर अली के द्वारा। तो डेट आपको याद रखना है तो याद रख सकते हैं, 3 जुलाई 1857 को। ना भी याद रहे तो खाली ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इस विद्रोह में होता क्या है, इस विद्रोह में अफीम व्यापार का एजेंट आर लॉयल मारा जाता है इस वाले विद्रोह में। फिर होता क्या है कि पटना के जो कमिश्नर था ना टेलर, उसने विद्रोह को दबा दिया तथा पीर अली समेत 17 लोगों को फांसी हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद चलिए ये भी लिख सकते हैं कि 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में भी असंतुष्ट सैनिकों ने विद्रोह करके अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी, ठीक है। अब देखिए ये बिहार के स्वरूप, बिहार में जो स्वरूप था 1857 की क्रांति का वो देख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि वीर कुंवर सिंह की भूमिका क्या थी, वीर कुंवर सिंह की भूमिका। तो वीर कुंवर सिंह की भूमिका की बात आएगी ना तो आप यहाँ से इन बातों को यूज करते हुए कि 1857 की क्रांति की शुरुआत यहाँ से होती है, उसके बाद डायरेक्ट इधर आ सकते हैं, यहाँ पर 1 मिनट, यहाँ आ सकते हैं दानापुर व रामगढ़ के, ठीक है ना। बाकी बिहार बोला है, बिहार में स्वरूप क्या है, तो सारी बातों को लिख सकते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएंगे खुद ही। क्वेश्चन जो पूछा होगा, मेरे कहने का मतलब ये है कि डिमांड जो होगी ना क्वेश्चन की जो मांग होगी उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ों को यूज कीजिएगा। देखिए दानापुर व रामगढ़ के सैनिकों ने भी विद्रोह किया। वह दानापुर के विद्रोही सैनिक जो थे ना वो कहाँ पहुँचते हैं, आरा पहुँचते हैं और किन से जाकर मिलते हैं, वीर कुंवर सिंह से जाकर मिल जाते हैं। फिर होता यह है कि विद्रोही सैनिकों की सहायता से वीर कुंवर सिंह ने आरा नगर पर अधिकार कर लिया एवं आरा में हुए युद्ध में अंग्रेज सैनिक अधिकारी, आरा में जो युद्ध होता है वहाँ पर एक अंग्रेज सैन्य अधिकारी है कैप्टन डनवर, वो मारा जाता है। फिर होता है कि घटना के पश्चात, ये जो घटना होती है उसके पश्चात ब्रिटिश अधिकारी विंसेंट आयर ने आरा पर आक्रमण कर दिया, आरा पर आक्रमण किया, वह कुंवर सिंह के साथ संघर्ष होता है। आक्रमण करने के बाद कुंवर सिंह के साथ संघर्ष होता है, आक्रमण होता है, संघर्ष होता है। उसके बाद होता यह है कि कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ जाता है, ठीक है। आरा छोड़कर कुंवर सिंह जो है वो पश्चिम की तरफ प्रस्थान करते हैं, किधर की तरफ, पश्चिम की तरफ, और जाकर मिलते हैं नाना साहब से। नाना साहब कहाँ नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर, ठीक। तो नाना साहब से जाकर मिलते हैं और उनकी सहायता से आजमगढ़ किला पर कब्जा कर लिया जाता है इनके द्वारा। उसके बाद देखिए आजमगढ़ में जो ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड काके था और लॉर्ड लुगार्ड, ठीक है, इनका दबाव बढ़ता है। कहाँ पर, आजमगढ़ पर इनका दबाव बढ़ता है, वहाँ संघर्ष होता है। अंततः कुंवर सिंह को आजमगढ़ भी छोड़ना पड़ता है, ठीक है। हालांकि उसके बाद और भी कुछ छोटी मोटी घटनाएं होती हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट उन बातों को ध्यान रखनी जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट आप यहाँ आ सकते हैं कि देखिए आजमगढ़ छोड़ना पड़ता है। उसके बाद शिवहर घाट से गंगा पार करते समय ब्रिटिश सेना से कुंवर सिंह का संघर्ष होता है, ठीक है। कुंवर सिंह का संघर्ष होता है तथा वो बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, फिर आपको पता होगा कि उन्होंने अपना एक हाथ काट कर गंगा में चढ़ा दिया था, तो वो गंगा में चढ़ा देते हैं, माँ गंगा को चढ़ा देते हैं, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिए किसी तरह वो जगदीशपुर पहुँचते हैं और वहाँ पर तैनात ब्रिटिश सेनापति कैप्टन जो ली ग्रांट था उसके साथ युद्ध होता है, जिसमें कैप्टन ली ग्रांट पराजित होता है। वीर कुंवर सिंह इसको पराजित करते हैं, लेकिन कुछ दिनों पश्चात वीर कुंवर सिंह की मृत्यु भी हो जाती है। फिर कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके भाई अमर सिंह ने संघर्ष को आगे बढ़ाया। फिर लास्ट में ये पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि 9 नवंबर 1858 तक शाहाबाद क्षेत्र में शांति स्थापित नहीं हो पाई थी, ठीक है। शाहाबाद क्षेत्र, कंफ्यूज नहीं होइएगा, शाहाबाद क्षेत्र जगदीशपुर लिखा हुआ है, शाहाबाद क्षेत्र लिखा हुआ, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि कभी कुछ लिखा हुआ कभी कुछ। शाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ही जगदीशपुर, आरा ये सब आते थे, ठीक है ना। शाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। अब तो बहुत सारे जिले बन गए हैं, आरा बन गया है, बक्सर, रोहतास, कैमूर, ठीक, ये सब शाहाबाद क्षेत्र के अंतर्गत ही आते थे, ठीक ना। तो कन्फ्यूज नहीं होइएगा। शांति स्थापित नहीं हो पाई,
स्थापित कब होती है? जब महारानी द्वारा विद्रोहियों को क्षमा प्रदान कर दिया जाता है, उसके पश्चात ही विद्रोही जो है ना अपना हथियार डालते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें हैं। और उसके बाद इन बातों के अलावे आप ये देख सकते हैं कि आखिर ये विद्रोह असफल क्यों हो जाता है, असफलता के कारण क्या है। देखिए, असफलता के कारण एक तो आप ये ध्यान रख सकते हैं कि मजबूत संगठन का अभाव था। निश्चित रूप से मजबूत संगठन का अभाव था। ये जो विद्रोह हो रहा था अलग अलग क्षेत्रों में, ठीक है, विद्रोह हो रहा था, वहाँ अलग अलग लोग नेतृत्व प्रदान कर रहे थे, लेकिन कोई राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था, कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। जिधर जिधर की तरफ विद्रोह, मतलब जिस जिस क्षेत्र में विद्रोह हो रहा था उनका अपना अपना इश्यू था, वो सॉल्व करना चाहते थे सभी। ठीक है, कोई व्यापक स्तर पर देखा जाए तो कोई निश्चित उद्देश्य और निश्चित लक्ष्य नहीं था, कोई राष्ट्रीय नेतृत्व भी नहीं था। ठीक, तो मजबूत संगठन का अभाव था, इस पॉइंट का आप यूज कर सकते हैं। फिर अस्त्र शस्त्र की भी कमी थी, उनके पास आधुनिक हथियार थे, उन्नत तकनीक थी। ठीक है, संचार व्यवस्था का अभाव था, संवादहीनता की स्थिति इससे क्रिएट होती थी। हम मतलब अपनी बात को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा पाते थे। आम जनता का पर्याप्त समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था। आम जनता की बात की जाए तो पर्याप्त समर्थन नहीं प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों की जो तकनीक थी, अभी मैंने बोला कि उन्नत तकनीक थी। ये पॉइंट आप देख सकते हैं कि निश्चित योजना का अभाव था। अभी मैंने बताया निश्चित योजना का अभाव था, कोई निश्चित योजना नहीं थी। जैसे 1857 के विद्रोह की बात की जाए, राष्ट्रीय स्तर पर 31 मई को निर्धारित किया गया था, बट 10 मई को ही ये विद्रोह शुरू हो जाता है, 10 मई 1857 को। तो कोई निश्चित योजना नहीं थी, राष्ट्रीय नेतृत्व ही नहीं था, तो निश्चित योजना कैसे हो पाएगी। फिर निश्चित उद्देश्यों की कमी थी। जैसे इसके बाद वाले जो आंदोलन होते हैं, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, इनका एक निश्चित उद्देश्य था कि अंग्रेजों को यहाँ से भगाना है, असहयोग करना है। ठीक है, एक राष्ट्रीय नेतृत्व भी था और निश्चित उद्देश्य था, लेकिन इसमें कोई निश्चित उद्देश्य था नहीं, अंतिम लक्ष्य का पता ही नहीं था। ठीक है, बस उस समय जो प्रॉब्लम हुई थी उनको सॉल्व करना ही उद्देश्य था इनका, निश्चित उद्देश्य कोई था नहीं। मतलब हर क्षेत्र का अलग अलग उद्देश्य था, कहने का मतलब ये। हाँ, उसके बाद ये देख सकते हैं कि कुछ जमींदारों के द्वारा कंपनी का समर्थन भी किया जाता है। कुछ जमींदार जो होते हैं, भारत के ही जो कुछ लोग होते हैं यहाँ के, उनके द्वारा कंपनी का समर्थन किया जाता है। तो एग्जाम्पल्स में मैंने बिहार के एग्जाम्पल यूज किए हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो बीपीएससी का प्रश्न है, तो आप बिहार वाले एग्जाम्पल कोट करेंगे तो अच्छा ही रहेगा। बेतिया और हथुआ के जो राजा हैं उनके द्वारा इनको समर्थन प्राप्त मिलता है। सुरसंड और पंडौल के जमींदार जो हैं इनके द्वारा मिलता है। मुजफ्फरपुर का जो महंत परिवार है इनके द्वारा समर्थन मिलता है। तो ये सब एग्जाम्पल आप कोट कर सकते हैं। हाँ, परिणाम इसका क्या होता है, परिणाम और महत्व की बात कर ली जाए, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या होता है, तो देखिए परिणाम और महत्व में आप कुछ पॉइंट्स ध्यान में रख सकते हैं कि भारत का जो प्रशासन था ना, भारत का जो प्रशासन था पहले अंग्रेजों के हाथ में था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से था। अंग्रेजों जो ब्रिटिश हुकूमत थी उनके द्वारा शासन किया जा रहा था, लेकिन इनडायरेक्टली कहने का मतलब वो किसके थ्रू शासन करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके थ्रू शासन कर रहे थे। ठीक है, लेकिन इस विद्रोह के बाद भारत का जो प्रशासन था ना वो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन अपने हाथ में ले लेती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये परिणाम होता है। फिर अंग्रेजों ने सेना और सैन्य सामग्रियों पर एकाधिकार कर लिया, एकाधिकार कर लिया, पूरा का पूरा अधिकार अपने पास रख लिया, ताकि कोई फिर से ऐसा विद्रोह ना हो, इससे जो भी सैन्य सामग्री है उनका दुरुपयोग ना कर पाए भारतीय, इसलिए उन्होंने एकाधिकार कर लिया इस पर। उसके बाद ये क्या करते हैं, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हैं, जिसकी वजह से एग्जाम्पल के रूप में आप ध्यान रख सकते हैं। इसी का परिणाम होता है बंगाल का विभाजन, 1905 में जो बंगाल विभाजन होता है ना, इसी का परिणाम होता है फूट डालो और राज करो की नीति। हाँ, महत्व में, परिणाम और महत्व में ये देखिए, ये आप यूज कर सकते हैं। महत्व जहाँ भी आएगा पॉजिटिव, हमारा मतलब पॉजिटिव, ये तो परिणाम में आप ध्यान रखिएगा ही, बट पूछा जाए ना कि क्या महत्व हुआ, महत्व कहने का मतलब ये है कि सकारात्मक ही आप वहाँ पर बात को रखेंगे। तो महत्व ये हुआ कि भारत में राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है इस विद्रोह के बाद से, निश्चित रूप से राष्ट्रवाद की भावना का विकास होता है। फिर एकता तथा संगठन, ठीक है, यहीं से एकता तथा संगठन का पाठ पढ़ने को मिलता है कि एकता और संगठन की जरूरत है। ठीक, तो ये बात भी आप देख सकते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा आंतरिक दशा में सुधार, जो ब्रिटिश सरकार होती है ना उनके द्वारा आंतरिक दशा थी, भारत की आंतरिक दशा को सुधारने का प्रयास किया जाता है, ताकि फिर से लोगों में असंतोष उत्पन्न ना हो। भले दिखाने के लिए ही प्रयास किया जा रहा था, लेकिन प्रयास किया गया ताकि लोगों में असंतोष उत्पन्न ना हो, दोबारा से 1857 की क्रांति, मैंने ऐसी कोई क्रांति ना हो जाए। ठीक, लोगों का मुंह बंद रखने के लिए, खुश करने के लिए, बस दिखाने के लिए ये प्रयास किया जाता था। फिर देखा जाता है कि भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात होता है। ठीक है, संवैधानिक का सूत्रपात, बहुत सारे अधिनियम इसके बाद आते हैं। तो ये सारी बातें हैं। लास्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया होगा उसके अकॉर्डिंग आप कंक्लूड कर देंगे आंसर को। हाँ,
चाहे क्वेश्चन कुछ भी पूछा गया हो, आपको आलोचना बोला हो, क्वेश्चन में परीक्षण बोला हो, मूल्यांकन बोला हो, आलोचनात्मक परीक्षण बोला हो, कुछ भी बोला हो, जब आप कंक्लूड करेंगे तो आपका आंसर खत्म होना चाहिए पॉजिटिव नोट पर। कंक्लूजन पॉजिटिव नोट के साथ खत्म होना चाहिए, निष्कर्ष आपका जो होना चाहिए वो पॉजिटिव नोट के साथ खत्म होना चाहिए, पॉजिटिव नोट पर खत्म होना चाहिए। ये सारी बातें हैं। चलिए, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।